नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं अडानी साहब। वो जो अमेजॉन के मालिक हैं, जॉर्ज बेजोस, शायद यही नाम है उनका, और दूसरे जो टेस्ला वाले, उन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे इंडिया के अडानी साहब ही आते हैं। और भारत के लोगों को गर्व करना चाहिए, क्योंकि अडानी अगर इतने बड़े अमीर आदमी है तो वो हमारे पैसे से, हमारी ताकत से हैं, हमारे धन से हैं। हमारा धन निकाल के बैंकों से अगर अडानी साहब को नहीं दिया गया होता तो आज अडानी दुनिया की टक्कर नहीं ले रहे होते। लेकिन नंबर 3 पे आने से क्या होगा, नंबर 1 पे आना चाहिए। और अडानी अगर नंबर 1 पे आते हैं तो उसके लिए कुछ और भी तो करना पड़ेगा। सरकार करे, हम करें, आप करें, कुछ भी करें, लेकिन नंबर 1 बनाना है तो पेट काट के अडानी जी को बड़ा बनाना पड़ेगा। नई नई स्कीमें आ रही हैं, बैंकों का पैसा ख़त्म हो चुका है। बैंक कह रहे हैं, पैसा ख़त्म होने का मतलब है उनका डेट टू जो डिपॉजिट रेशियो होता है एक, यानी उनके जमा और कर्ज का जो रेशियो होता है वो लगातार उसका अंतर कम होता जा रहा है। यानी उनके पास में अब हद से ज़्यादा लोन वो दे चुके हैं और उनके पास जमा पूंजी कम बची है। रोज़मर्रा का कामकाज चलाने भर की जमा पूंजी बची है। और चीन में आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि चीन के जो बैंक हैं उनकी हालत ये हो गई है कि उनको लोगों के पास देने को पैसे नहीं हैं। जितनी जमा पूंजी थी उसका सारा उन्होंने लोन दे दिया। इसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मैंने सारे आपको वीडियो बना के जानकारी दी थी। अब भारत में जब जमा पूंजी नहीं है तो अडानी जी को घर थोड़ी बिठा दिया जाएगा, या बड़े बड़े उद्योगपतियों को घर थोड़ी बिठा दिया जाएगा। अडानी जी तो एक सिंबल हैं। ये ऐसे 25-30 बड़े उद्योगपति 40 हो सकते हैं जिनको हमारा देश अपने खून पसीने से बड़ा बना रहा है। आज इसी पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो अगला कौन सा तरीका है जिससे झोली में संसाधन डाले जाने हैं। मेरा पैसा, आपका पैसा, किसी का भी पैसा हो सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। बड़े बड़े वीडियो लाता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संसाधन लगते हैं, बहुत श्रम लगता है, निजी तौर पे भी बहुत श्रम लगता है। और जाहिर बात है कि इस सब के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति आप लोगों के सहयोग से ही होती है, क्योंकि हमारे पास अडानी अंबानी जी के यहाँ से कोई पाइपलाइन नहीं आती है। तो अब इस हालत में, इस स्थिति में हम क्या करें, कैसे? और ऐसे में अगर आप हमारी मदद करना चाहें, आप हमारा साथ देना चाहें, तो हमारा एक QR कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गूगल ने एक शुक्रिया बोलने के लिए थैंक्स बटन दिया है, जो आपको उस वीडियो के नीचे मिलेगा। उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। दरअसल मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि अडानी साहब के ऊपर उनकी जितनी टोटल हिंदुस्तान में वेल्थ है उससे 2.5 गुना कर्जा है। हर प्रकार का कर्जा जो उनकी लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि सिर्फ अडानी साहब का मसला नहीं है, पूरे बैंकों की जो हालत है वो ये हो गई है कि अब उनको लोन देने के लिए अगर और पैसे चाहिए तो लोगों से लेने पड़ेंगे। और इसीलिए बैंक दौड़ दौड़ के फ़ोन कर के आपको जो पहले लोन ऑफ़र किया करते थे, पर्सनल लोन ले लो, हाउसिंग लोन ले लो, अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब डिपॉजिट स्कीम में खाता खोल लो, FD करा लो, ये करा लो, वो करा लो, क्योंकि बैंकों को पैसे चाहिए। लेकिन बैंकों में पैसे लोग जमा कराएं कहाँ से? लोगों के पास तो पैसे हैं नहीं। तो ऐसी हालत में बैंकों के पास पैसे आए तो कहाँ से आए? और बात बैंकों की भी नहीं है, बैंकों से जहाँ पैसे जाने हैं, सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जिसको कहते हैं, या दूसरे बड़े बड़े कॉरपोरेट को फंड करने के लिए, तो कहाँ से आएँ? इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 2-4 साल पीछे, 5 साल 6 साल पीछे। तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है।
हमारी सरकार ने एक योजना बनाई कि जो भारत के कर्मचारी हैं उनका प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है उसको अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं रखा जाएगा। जो पीएफ का पैसा वो एक छोटी मोटी संस्था नहीं है। हमारा जो भविष्य निधि जो संस्थान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है जिसमें पब्लिक फंड, कर्मचारियों का फंड रखा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा। उसके पास में 12 लाख करोड़ रुपए का फंड है, 12 लाख करोड़ का, दुनिया का सबसे अमीर संस्थान। और संस्थान के पैसे को मार्केट में पहले से ही कुछ सालों से इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन कर्मचारियों की संख्या तो उतनी है, बल्कि कईयों की नौकरी चली गई है। अब धीरे धीरे करके टेम्परेरी वाले रखे जाने का दौर शुरू हो गया है, कच्ची नौकरियां वाले बढ़ गए हैं, रोज़नदारी वाले बढ़ गए हैं, और जो अच्छी नौकरी होती थी, जो रेगुलर जिनको वेतन मिला करता था, वो नौकरी वाले कम हो रहे हैं, ये उनकी बढ़त कम हो रही है। तो अब ये पैसा आए कहाँ से? क्योंकि वहाँ पे जो पैसा शेयर मार्केट में दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करता है, जो ट्रस्ट है पीएफ वाला, वो पैसा कहाँ से लाए? जाहिर बात है कि वो पैसा एक तरह से कहीं ना कहीं इस देश में मजबूती बन सकता है, वो पैसा कहीं ना कहीं सरकार की मदद कर सकता है, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए, ये वो सीधी भाषा जो कही जाती है, कॉरपोरेट को बचाने के लिए, उनकी इंडस्ट्री को बचाने के लिए पैसा मदद कर सकता है। तो पैसा आए कहाँ से? अब इन्होंने एक नया नियम बनाया है। अभी तक ये था कि 20 आदमी कम से कम आपकी कंपनी में कर्मचारी होना चाहिए, तभी आप पीएफ काटने की पात्रता है। उसे छोटी कंपनी के लिए पीएफ काटने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अब सरकार कह रही है कि भाई ये 20 को भी क्यों छोड़ो, इनसे भी ले लो पैसे। 20 कर्मचारी के अलावा जिसका वेतन 15,000 रुपये से ऊपर होता है, उसी का पीएफ कटता है। अब सरकार कह रही है आन दो भाई, सबका पीएफ कटने दो, और इससे पीएफ का फंड बढ़ेगा। अब हालत ये है कि ढील दिए जाने के बाद ये जो 12 लाख करोड़ रुपए का फंड है पीएफ का, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और ईपीएफओ की जो ब्याज दर है वो 8.10% है, और अभी की जो हालत है एफडी पे कई बैंक अगर और इससे ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, मेरे पास तो फ़ोन आए थे। इसके अलावा ईपीएफओ 15% की जो इंक्रीमेंटल इनकम है उसका निवेश ट्रेडेड फंड के ज़रिए करता है, जैसा मैंने बताया। और जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने की आज की जो सीमा है ईपीएफओ की, उसको भी बढ़ा के 25% किया जा रहा है। यानी हर तरफ से आंदो 1952 का एक अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत सरकार ऐसे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो अब आप पावर में हैं तो अब अधिनियम में संशोधन कर दिया जाएगा। अब ये पूरी की पूरी व्यवस्था आपको बताती है कि किस तरह से हमारा और आपका पैसा उधर पुश किया जा रहा है। और ये सारा जब होता है तो इस बीच में आप याद कीजिए कि आंकड़ा आता है कि इस देश में रिकॉर्ड लोग रोज़नदारी पे काम करने वाले मर जाते हैं। आपके देश में एक तरफ तो आपका उद्योगपति दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाता है, और दूसरी तरफ 42,000 दिहाड़ी मजदूर एक साल में दुर्घटना का शिकार नहीं होते हैं, भूखमरी में भी नहीं जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड। 42,000 डेली वेजेस वर्कर। किसका आंकड़ा है? एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। इस देश का धन, आपका धन, पीएफ का धन बैंकों में ख़त्म हो जाए तो जनता से ले लो, डिपॉजिट ले लो, ब्याज ज़्यादा दे के ले लो, अंधाधुंध पैसा दिए जाओ। एक आदमी साल में 32 बड़ी डील करता है, जो चाहता है वो खरीद लेता है, क्योंकि खरीदने के लिए उसको भारत के बैंक पैसा दे रहे हैं। ये ठीक वैसा है कि मैं बाज़ार में निकल जाऊं, मेरे डैडी मुझे पैसे देते जाएं और मेरा जो दिल करे वो खरीदता जाऊं।
और उसके बावजूद इस देश में एक प्रायोरिटी ये है, दूसरी प्रायोरिटी ये है कि जो रोज़ंदारी पे काम करने वाले 42,000 लोग, दिहाड़ी कमाने वाले, दिहाड़ी वाले और रोज़ंदारी वाले वो लोग होते हैं। सब लोगों का अपना ज्ञान दूसरी तरह का होता है। एक आदमी एक चीज़ का एक्सपर्ट है, दूसरा दूसरी चीज़ का एक्सपर्ट है। बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं वो पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, क्योंकि वो उस पूरी विद्या दूसरी कला को नहीं समझ पाते हैं और अक्सर झूठ को आगे पास करने लगते हैं। बहरहाल जो लोग नहीं समझते उनको बता दूं, दिहाड़ी कमाने वाले का मतलब होता है कि जो आदमी रोज़ काम पे गया, शाम को उसने काम ख़त्म किया और उसके हाथ में पैसे उसको मिल गए, या उसको कल मिल जाए, परसों मिल जाए, लेकिन उसको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, वो होता है दिहाड़ी मजदूर। और दिहाड़ी कर्मचारी, गणित निकालें तो रोज़ 100 आदमी सुसाइड कर रहे हैं, 2021 का आंकड़ा है। बेरोज़गारी इस स्तर पर पहुंच गई है। आप मुफ्त अनाज बांटने का वादा करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है, एक तरफ दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी और दूसरी तरफ वो आदमी जो आत्महत्या कर ले रहा है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी नहीं चला पा रहा है। सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पीएफ का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लेके कहाँ लगना चाहिए? क्या वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्टेट ख़त्म कर देनी चाहिए? उसको रेवड़ी घोषित कर देना चाहिए? ये एक सोचने का सवाल है और यही सोचने के लिए मैं आपको आज दे के जाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।